वो चार चेहरे जो अभी आपने जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अभी जो जानकारी अमोद ने दी, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं। क्या आप इन चार चेहरों को पहचानते हैं? पहले हैं हरिवंश, नेता जेडीयू। दूसरे हैं संजय झा, नेता जेडीयू। तीसरे हैं अशोक चौधरी, नेता जेडीयू। और चौथे विजय चौधरी, ये भी नेता जेडीयू। अब आपके मन में सवाल होगा कि जिस वक्त बिहार में सियासी पारा हाई है, तब हम नीतीश की पार्टी जेडीयू के इन चार चेहरों को क्यों दिखा रहे हैं? जानकारी के मुताबिक पटना में आज जो सियासी समीकरण बदले हैं, उसके पीछे इन नेताओं का बड़ा रोल है। यही वो किरदार हैं जो जेडीयू और बीजेपी के बीच सेतु की तरह काम करते रहे। बिहार का ये खेल एक दिन में नहीं हुआ। ऐसी खबरें हैं कि इसकी स्क्रिप्ट पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी, जो अब जाकर परवान चढ़ा है। आपने इन चेहरों को तो जान लिया, अब आप ये भी समझ लीजिए किसने क्या भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक हरिवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के सूत्रधार बने। दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान उन्हीं के जरिए हुआ। राज्यसभा के उप सभापति होने के नाते उनका प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्ट था। दिल्ली में मोर्चा संभालने वाले दूसरे नेता संजय झा थे, जिनको जेडीयू में बीजेपी का आदमी माना जाता है। जेडीयू से पहले संजय झा बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में तैयारी चल रही थी, तो दूसरे तरफ पटना में भी नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग करने के लिए लगातार कोशिशें जारी थी। यहां सीन में आए नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री विजय चौधरी। सूत्रों के मुताबिक अशोक चौधरी और विजय चौधरी दोनों को इस काम में लगाया गया कि कुछ भी हो, लेकिन नीतीश का मन ना बदले। कहा जा रहा है कि दोनों नीतीश से लगातार मिलते रहे और बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए उनको तैयार करते रहे। इन तैयारियों के बीच पिछले 5 महीनों में 2 बार हरिवंश पटना गए और इस दौरान नीतीश कुमार से उनकी लंबी बैठक हुई। सब कुछ खामोशी से होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। एक तरफ दिल्ली से पटना तक प्लान एक्टिव था, तो दूसरी तरफ नीतीश इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार को जब यह लगने लगा कि विपक्षी अलायंस में उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है, तब उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आने लगी। ये सब चल ही रहा था कि जेडीयू के अंदर एक और खलबली मची। आरोप लगे कि जेडीयू सांसद लल्लन सिंह लालू यादव के संपर्क में थे और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जेडीयू विधायकों को तोड़ने की तैयारी थी। इन्हीं खबरों के बीच पिछले महीने लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से हाथ मिलाने के समर्थक इस खेमे को यही सही मौका लगा, क्योंकि लल्लन सिंह के हटने से यह ग्रुप जेडीयू में ताकतवर हो चुका था। इस खेमे के लिए नीतीश कुमार को मनाना आसान हो गया, जिसकी वजह से बिहार का पूरा सियासी सीन अचानक बदल गया। इंडिया गठबंधन का सूत्रधार ही पलट गया और सब देखते रह गए। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो संवैधानिक और बड़े सरकारी पदों पर बैठे हैं, जिनका अभी अमोद जी ने जिक्र किया, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष इनके बारे में नहीं बता सकता। बिहार में सभी दलों के अपने अपने दांव। इसमें जितिन राम मांझी की 4 विधायकों वाली एचएम पार्टी भी है, जिस पर सबकी नजर है। लेकिन इस खेल में एक दल और है जिसकी चर्चा सबसे कम हो रही है। वो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास, जो एक बार फिर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार के सियासी हालात पर एक बड़ी बैठक दिल्ली में भी हुई। ये तस्वीर उसी बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान मिले। बैठक लंबी चली, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग की इस तस्वीर के साथ खबर भी बाहर आई। चिराग ने अमित शाह और जेपी नड्डा को बदले हुए सियासी हालात पर पार्टी के विचार और चिंता बता दी, खासतौर से नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर। इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। लेकिन मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने ये नहीं बताया कि उनकी चिंता क्या है, विचार क्या है। इस सवाल पर वो गोलमोल जवाब देकर निकल गए। लेकिन कुछ ही देर में सूत्रों के हवाले से चिराग की चिंता भी सामने आ गई और शर्त भी, जिसके मुताबिक एलजेपी रामविलास चाहती है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसके आधार पर ही बिहार में सरकार चले, न कि 7 निश्चय के आधार पर फैसले हों, क्योंकि 7 निश्चय जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि चिराग पासवान व्यक्ति नहीं बल्कि नीतियों के आधार पर समझौता चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की चिंता नीतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी चिंता उनके कोटे की सीटें भी हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि चिराग चाहते हैं कि उनके कोटे की पूरी सीटें उन्हें जरूर मिले। बीजेपी जिसे एनडीए में लाना चाहे लाए, लेकिन एलजेपी रामविलास के कोटे की सीटों की संख्या में कमी ना हो। ऐसे में अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर चिराग की पार्टी जेडीयू कोटे की 17 और अपने कोटे की 6 यानी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी 2020 विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी चिराग नीतीश का विरोध करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि खबर यह भी है कि चिराग किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सीटों पर समझौता भी नहीं करेंगे। हालांकि इस पर चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का स्टैंड अभी तक साफ नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक चिराग की दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ एक और दौर की बातचीत होने की संभावना है। बीजेपी में दिल्ली आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही चिराग पटना जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि शपथ ग्रहण कल होने की संभावना है, लेकिन चिराग तभी जाएंगे जब उनकी पार्टी के लिए चीजें स्पष्ट हो।